हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। चलिए सभी प्यारे बच्चे एक बार फटाफट से लाइव आ जाइए और एक बार कमेंट करके बताइए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 1 हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, उसका थ्योरी पढ़ लिया, उसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया। तो अब बारी आता है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है विलियन यानी सॉल्यूशन। इसका प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं, पूरा एकदम डीपली अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप ये बिल्कुल बढ़िया से क्लास कर लेते हैं तो आपको आगे आने वाले एग्जाम में कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों रावल का नियम है, हेनरी का नियम है, सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराई जाएंगी। अगर आपको समझ में ना आए तब आप बोलिएगा, 100% समझ की गारंटी है। क्योंकि आप आए हैं आस्क बोर्ड के एकदम बेहतरीन प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में क्लासेस करवाई जाती है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है विलियन, इंग्लिश में बोले तो सॉल्यूशन, उसको यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों आज से क्लास रेगुलर होगा। अभी मतलब जब तक एक नया सेटअप नहीं लग जाता है तब तक थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन क्लास हम चाह रहे हैं कि पूरा रेगुलर कर दिया जाए। जैसे सुबह में आपका जीवों में जनन का जो बाकी था वो पूरा क्लियर हो जाने वाला है, 1 शॉर्ट क्लास चलने वाला है कल। तो यहाँ पे आप लोग प्यारे बच्चों सुबह में 5 बजे उठ के ये क्लास जरूर कीजिएगा। और अभी प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ज़बरदस्त, बहुत जानदार, बहुत मज़ेदार होने वाला है और आपको 100% समझ की भी गारंटी है। इतना हम आपको लिख के देते हैं। तो प्यारे बच्चों चैनल पे पहली बार आए हैं तो जो जो हम बोलते हैं वो करते चलिए, क्योंकि आपके ये भलाई के लिए ही हैं। और आप जहाँ पे पैड देके पैसा देके पढ़ते हैं ना, जो थ्योरी का क्लास, उससे कई गुना ज़्यादा हम आपको अच्छा से आज पढ़ाने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से क्या कीजिए बाबू, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और लाइक नहीं किए हैं बाबू, फटाफट से लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। ठीक है, मोटिवेट बहुत होते हैं हम। और यहाँ आप देखिए फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 913574, और यहाँ पे लिखिए 2024, यानी 9135742024। आप इस पर मैसेज करके फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें आपको लिंक मिलता रहेगा। जब जब लाइव क्लास होगा तब तक आपको लिंक मिलता रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक इसमें मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आप इससे भी नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो लाइव चैट में एक लिंक दिख रहा होगा। सभी बच्चे, जो भी बच्चे ग्रुप में ज्वाइन है नहीं है, सभी बच्चे इस ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्लान बनाया है। सुबह में 5 AM में क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। 5 AM में क्या करेंगे, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ेंगे। 1 PM में क्या करेंगे, बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, उसके बाद से 8 PM में क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास करेंगे। यानी तीनों साथ साथ होते चला जाएगा। थ्योरी भी होगा हम लोग का सुबह में, और सब्जेक्टिव भी होगा हम लोग का कितना, 1 बजे, और साथ में ऑब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रख के करनी है। ठीक है, क्योंकि बस अब आपके पास टाइम भी कम है, मई आने वाला है, उसके बाद से बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ क्लास को बिल्कुल बढ़िया से कीजिएगा, ज्वाइन एकदम पूरा करते रहिए। लगन है, बहुत सारे बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आपको ज्वाइन तो करना होगा। अब देखिए PDF नोट्स की बात करें, क्लास तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता ही है कि क्लास हमारी बिल्कुल फ्री चलती है। ठीक है, क्लास फ्री, बिल्कुल फ्री चलता है, लेकिन PDF नोट्स चाहिए, PDF और नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको याद रखने की PDF नोट्स हम किसी से टाइप करवाते हैं, और ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज यहाँ देखिए फुल नोट्स मिलेगा, फुल नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा। वो कितना मिलेगा, तो 499 में आपको मिलने वाला है प्यारे बच्चों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, प्ले स्टोर से BOARD आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड करके इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, 6299248935। आप इस पे प्यारे बच्चों अगर ये लेना होगा, अभी देखिए 499 में आपको ऑल चैप्टर, यानी यहाँ देखिए 1 साल तक दिया जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसे सॉल्यूशन पढ़ा दिए। इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, थ्योरी यहाँ पे अपलोड कर देंगे ऐप पे, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग परचेस कर लीजिए। उसके बाद से गेस क्वेश्चन जो रहता है हमारा 99.9% लड़ता है, ये गारंटी है। तो गेस क्वेश्चन भी मिलेगा आपको एग्जाम से 2 महीना पहले, जिसको आप प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों एक बार यस का जरूरत है, यस लिख दीजिए ताकि हम क्लास को शुरू कर दे। जितने भी प्यारे बच्चे हैं स्माइल दीजिए और यस लिखिए प्यारे बच्चों, ताकि क्लास को हम शुरू कर दें।
जितने भी छात्र एक बार यस बोलिए, क्लास को शुरू कर दिया जाए। चलिए यस 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 यस, चलिए बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन, यानी विलयन। विलयन प्यारे बच्चों नाम आता है विलयन। तो विलयन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बात हम बताते हैं, ये क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। ये क्या है, एक कंटेनर है। इसमें क्या है, ये पानी है, याद रखिएगा ये क्या है, पानी है। इसमें क्या भरा पड़ा है, ये आप बोलेंगे सर जी इसमें आप बोल रहे हैं पानी है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, पानी है। और यहाँ पे एक कंटेनर बना रहे हैं। बाबू प्लीज़ समझ लीजिएगा, बात तो ज़िंदगी भर करना है, आप जिससे भी बात कीजिए बात तो ज़िंदगी भर करना है, लेकिन पढ़ाई यही मौका है पढ़ने का, ठीक है। यहाँ पे भी क्या भर के रखे हैं हम लोग, पानी भर के रखे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है कि सॉल्यूशन आखिर क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या घोल दिए हैं हम, इसमें डाल दिए चीनी। क्या डाले प्यारे बच्चों, इसमें डाले हम चीनी, इसमें डाले हम बालू। क्या डाले, बालू। ध्यान से समझिएगा, यही समझने का टाइम है। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन, तो सबसे पहले सॉल्यूशन अगर आप लोग जान लेते हैं ना तो आपको एग्जाम में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए यहाँ देखिए हम लोग को पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें क्या घुले हम, चीनी डाल दिए, इसमें बालू डाल दिए। तो बाबू चीनी घुलेगा कि पानी में बालू घुलेगा, एक बार बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि पानी में चीनी घुलेगा कि पानी में बालू घुलेगा, ये बताइए। तो आप बोलेंगे नहीं सर जी आप कैसी बात करें, पानी में बालू कैसे घुल सकता है, चीनी घुल जाएगा। आप बोल रहे हैं कि हाँ सर जी चीनी घुल रहा है, तो यानी इसका डेफिनेशन आप कैसे बताइएगा कि विलयन किसे कहते हैं। तो दो या दो से अत्यधिक अवयव के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, तो विलयन कहते हैं। तो विलयन का डेफिनेशन यहां से आपको मिल गया कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, समांगी, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण के अवयव को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। अब समांगी क्या हुआ, समांगी क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जब दो अवयव आपस में मिलकर एक हो जाए, जब दो अवयव आपस में मिलके क्या हो जाए प्यारे बच्चों, ये एक हो जाए, तब इसे हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। अब पूछेगा समांगी मिश्रण क्या है, तो जब दो अवयव मिलके आपस में एक हो जाए, जैसे पानी और चीनी घोलिएगा तो वो पानी का रूप ले लेगा ना प्यारे बच्चों। अब देखिए पानी घोलिएगा, पानी में नमक डालिएगा तो वो भी पानी का रूप ले लेगा, क्योंकि नमक और चीनी घुल जाएगा। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, तो विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण के अवयव को। विषमांगी नहीं, क्योंकि ये पानी और बालू घुलेगा ही नहीं, तो ये एक कैसे होगा, बालू अलग पानी अलग, तो ये विषमांगी मिश्रण हो गया। तो यहाँ पे इतना समझना है कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण के अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार बता दीजिए कि आपको विलयन क्लियर हो गया कि नहीं, कि विलयन आखिर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे आप लोग जैसे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये विलयन है जिसमें क्या विलायक और विलय मिला के तब विलयन बनता है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है। अब देखिए विलयन तो हम लोग पढ़ लिए, और विलयन के दो घटक होते हैं। ये डेफिनेशन देख लीजिए कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, तो विलयन कहते हैं। इतना प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। अभी हम समझाए कि सॉल्यूशन क्या है। तो दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण होना चाहिए, यानी दो अवयव मिलके एक होना चाहिए। जैसे चीनी में पानी, और पानी में चीनी और पानी में नमक, पानी में बालू नहीं हो सकता है, पानी में पत्थर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए इसके दो घटक होते हैं। विलयन किस किस चीज से मिलके बनता है, आपने बोला पानी और चीनी, ये दोनों मिलके एक हो रहा है। जब ये दोनों मिलके एक हो रहा है तभी तो हमारा विलयन का रूप ले रहा है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि विलयन कितने घटक से मिलके बनता है। पहला घटक यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों समझिएगा, पहला घटक होगा विलायक, और दूसरा घटक क्या होगा, विलय। उसके बाद से हमारा बनेगा तो विलयन बनेगा, जो चैप्टर का नाम है विलयन। दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण से ही ना हमारा विलयन बन रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको यह समझना है कि विलायक क्या होता है। विलायक का मतलब जिसमें क्या, कोई भी चीज आके घुल जाए। विलायक का मतलब क्या, जिसमें कोई भी पदार्थ आके, घुलनशील पदार्थ आके घुल जाए। जैसे प्यारे बच्चों विलायक क्या हो गया, पानी में क्या होगा, नमक आके घुल जाएगा। अब कमेंट करके बताइए कि और एक विलायक का आप नाम बता दीजिए। तो आप बोलेंगे सर जी क्या है, दूध क्या है, ये भी विलायक है।
विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। जिसमें विलायक हम किसे कहते हैं, तो विलायक वह है जिसमें कोई भी विलय पदार्थ आके घुल जाए। अब यहाँ पे देखिए विलय क्या है, तो विलय हो गया जैसे घुलनशील पदार्थ, जैसे यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे हो गया हमारा चीनी, और दूसरा क्या हो गया, नमक, और इत्यादि हो गया। ये सिंपल डेफिनेशन है इसीलिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया कि विलयन के दो घटक होते हैं, कौन कौन से, पहला विलायक, दूसरा विलय। और विलायक किसे कहते हैं, तो विलायक उसे कहते हैं जिसमें कोई भी विलय पदार्थ आके घुल जाए। जैसे विलायक हो गया हमारा पानी, पानी में प्यारे बच्चों नमक घुलेगा, नमक में तो पानी नहीं घुलेगा, पानी में नमक घुलेगा। तो विलायक क्या, विलायक जिसमें कोई भी विलय पदार्थ है, कि विलय का मतलब क्या, जो घुलनशील वस्तु हो उसे विलय कहेंगे। यानी चीनी हमारा घुलनशील है, नमक हमारा घुलनशील है, यानी क्या कहेंगे, विलय। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण के अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, तो सॉल्यूशन कहते हैं। और इसके दो घटक होते हैं, पहला विलायक, दूसरा विलय। इतना डिटेल में तो आपको पैसा लेके भी कोई नहीं पढ़ाएगा, सीना ठोक के कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन आप आए हैं आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे आपको 100% सही पढ़ाई करवाई जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया कि विलयन के कितने घटक, प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए कि विलयन के कितने घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक, आप बोलेंगे दो घटक। विलयन किस घटक से मिलकर बना होता है, तो आप बोलेंगे दो से। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, विलायक हो गया पानी, और प्लस में डाल देते हैं विलय का चीनी। अब यहाँ पे हमारा विलयन क्या बनेगा, अब विलयन हमारा क्या बनेगा, तो चीनी या पानी मिलाइएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, शरबत जो बनेगा ना, शरबत हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा विलयन। प्यारे बच्चों समझ में आया, अब समझ में आया कि विलयन कैसे बनता है। तो पानी, पानी क्या है, विलायक जिसमें कोई भी विलय चीज क्या हो, घुल जाए। तो ये क्या हो गया, पानी विलायक, और चीनी क्या हो गया, विलय हो गया, यानी ये घुलनशील वस्तु है। और जब ये दोनों मिलेगा तो हमारा शरबत बनेगा, जो कि हमारा विलयन कहलाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे ही समझाते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे विलयन के दो घटक कौन कौन से, तो आप बोलेंगे विलायक, विलय। क्लियर, इतना पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है कि विलय क्या है। तो जैसे हम आपको बता दिए प्यारे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलो, कि विलय क्या होता है। अब बता ही दीजिए कि विलय क्या होता है। तो विलय क्या होता है, पदार्थ की एक ऐसी प्रक्रिया जो घुलनशील हो, जिसमें विलायक में जो घुल जाए, विलय किसे कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए, जो विलायक में घुल जाए, विलायक क्या होता है, तो हमारा पानी हो गया। पानी में क्या घुलेगा, तो आप बोलेंगे कि पानी में तो सर जी चीनी घुलेगा, नमक घुलेगा, इत्यादि घुलेगा, यही सब ना घुलेगा प्यारे बच्चों। तो विलय क्या, तो जिसमें जो विलायक में घुलनशील हो जाए, या जो विलायक में घुल जाए, उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। विलय का उदाहरण क्या हो गया, हमारा चीनी पानी हो गया। जो घुलनशील वस्तु हो उसे विलय क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे विलयन का वह घटक, विलयन, विलयन का मतलब जो दोनों के घटक से मिलके बना होता है। विलयन का वह घटक जो क्या हो, विलीन हो जाए। विलयन का वह घटक जो विलीन हो जाए। विलीन का मतलब क्या, लुप्त, माने घुल जाए। यानी चीनी में पानी घुलिएगा तो आखिर में पानी का रूप लेगा, चीनी आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। यानी कहने का यही मतलब है कि विलय किसे कहते हैं, जो क्या हो जाए, विलयन में घुल जाए, जो पानी में पूरा घुल जाए और वो विलुप्त हो जाए। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। अर्थात जो घुल जाए उसे विलय कहते हैं। जैसे जल में नमक घोलने पर नमक जल में विलीन हो जाता है। जैसे पानी में चीनी घोले घोले, तो प्यारे बच्चों वो क्या होगा, चीनी तो घुल जाएगा, नजर आएगा आपको चीनी। जब पानी में घोल दीजिएगा आप बोलिएगा नहीं, वो तो पानी का रूप ले लेगा। तो वही होता है विलय। यहाँ पे आपको याद कर लेना है, विलय पूछेगा तो विलयन का वह घटक जो विलीन हो जाए, जो विलयन में क्या करे, घुल जाए, जो विलायक में घुल जाए, उसे ही हम लोग विलय कहते हैं। समझ में आया क्लियर कि विलय क्या होता है, विलय जो घुल जाए। अब यहाँ पे आता है कि विलायक क्या है। विलायक तो हम आपको अभी चिल्ला चिल्ला के समझाए, जिसमें क्या, कोई भी विलय पदार्थ। अब यहाँ देखिए विलय का मतलब अभी समझाए, विलय का मतलब क्या, चीनी पानी, यही ना घुलनशील है, चीनी और क्या, पानी, यही ना है। तो विलायक क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिएगा कि जिसमें कोई भी जो क्या हो, विलय पदार्थ घुल जाए, उसे ही हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, विलायक कहते हैं। जिसमें कोई भी विलय पदार्थ आके घुल जाए, जो किसी भी विलय पदार्थ को अपना रंग दे दे, उसे ही हम लोग विलायक कहते हैं। जैसे चीनी को बुला के अपना रंग में बदल दिया, नमक के बुलाया और अपना रंग में बदल दिया, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे ही तो विलायक कहेंगे। जो
विलुप्त कर दे विलय को, जो विलुप्त कर दे विलय को उसी को विलायक कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए इसका कि विलायक किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो विलायक किसे कहते हैं, तो विलयन का वह घटक जिसमें विलय घुलते हैं, विलयन का ऐसा घटक जिसमें विलय, विलय जैसे चीनी पानी वो घुलते हैं, अर्थात घटक जो अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक कहते हैं। यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। अब देखिए जैसे जल में नमक घोलने पर नमक जल में क्या होता है, विलीन हो जाता है। कब से, तो एक ही बात समझा रहे हैं। तो विलायक जैसे चीनी पानी, जैसे विलायक जैसे क्या हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, जिसमें कोई भी विलय पदार्थ आके घुल जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया तो एक बार यस बोलिए फटाफट, एक बार यस बोलिए। और यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 टॉपिक है जिसको आपको 100% याद कर ही लेना है। अगर ये याद नहीं होगा तो प्यारे बच्चों एग्जाम में तो नंबर आपका कटेगा ही कटेगा, इतना आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए इतना क्लियर हो गया ना, बोलिए यस। यस सर जी क्लियर है। अब देखिए प्यारे बच्चों अब आता है क्या, मूलरता। यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन है, लेकिन हम आपको बताएंगे ये डेफिनेशन है कि प्रति लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को, प्रति लीटर विलयन में, यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि मूलरता किसे कहते हैं, यहाँ पे सभी बच्चों को समझना है। तो प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मूलरता किसे कहते हैं, यानी मोलारिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मूलरता किसे कहते हैं, तो प्रति लीटर, यहाँ पे क्या, प्रति लीटर विलयन में, यहाँ पे याद रखिएगा कितना, प्रति लीटर यानी 1 लीटर, प्रति लीटर का मतलब क्या, 1 लीटर, यानी 1 लीटर विलयन में जितना भी विलय घुला रहेगा ना, विलय का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा, विलय का मतलब ही हो गया यहाँ पे चीनी और यहाँ पे क्या हो गया, नमक इत्यादि, है ना, यही ना होता है, विलय का मतलब यही होता है। समझिएगा यहाँ पे सभी बच्चे दिमाग से एकदम कि मूलरता किसे कहते हैं, तो प्रति लीटर विलयन में। प्यारे बच्चों विलयन कैसे तैयार होता है, तो आप बोलते हैं जिसमें यहाँ पे विलायक और विलय दोनों मिला होता है, उसी को तो विलयन कहते हैं। जैसे हमने शरबत कैसे बनाया, शरबत शरबत शरबत, प्यारे बच्चों शरबत कैसे बनाया, तो यहाँ पे पानी मिलाया, पानी क्या है, विलायक, प्लस विलय क्या मिलाया, चीनी मिलाया, तबे ना हमारा यहाँ पे तैयार हुआ, तभी तो शरबत बना शरबत। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा कि मोलारिटी किसे कहते हैं, मूलरता किसे कहते हैं। तो मूलरता की बात किया जाए तो प्रति लीटर क्या, तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में याद रखिएगा, प्रति लीटर विलयन में जितना भी घुला हुआ मोलों की संख्या होगा ना, घुले हुए, याद रखिएगा डेफिनेशन नीचे लिख दिए हैं, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, घुले हुए, घुलेगा कौन, विलय, तो यहाँ पे याद रखने के विलय क्या होगा, चीनी नमक हो गया। तो प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय की संख्या को, विलय की संख्या को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मूलरता कहते हैं, मूलरता कहते हैं। याद रखिएगा जैसे डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, सब लिखें। तो मूलरता किसे कहते हैं, पहले कॉन्सेंट्रेट हुई है, समझिए कि मूलरता किसे कहते हैं, तो प्रति लीटर विलयन में, विलयन का मतलब समझ लीजिए एक शरबत, है ना, प्रति लीटर शरबत में कितना चीनी का घोल है, मतलब कितना चीनी उसमें डाला गया है, कितना मोल उसमें डाला गया है चीनी का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूलरता कहते हैं। समझे आप लोग, यानी प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय की संख्या को, घुले हुए विलय जैसे घुले हुए चीनी की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों मूलरता कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए हम मूलरता को कैसे डिफाइन करेंगे, मोलारिटी में कैपिटल एम आता है, तो एम इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे रंग बदलने दीजिए प्यारे बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, ये कैपिटल एम हो गया, एम इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, घुले हुए, यहाँ पे प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय की संख्या। तो यहाँ देखिए घुले हुए, यहाँ देखिए प्रति लीटर, यहाँ देखिए विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या, यानी घुले हुए विलयन में मोलों की संख्या। तो घुले हुए विलयन में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये छोड़िए लिखने से टाइम बर्बाद होगा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको ध्यान से समझाते हैं
कि प्रति लीटर विलियन में, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पढ़िए, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़िए, हम क्या बताएंगे, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। यानी मोलारिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एम, मोलारिटी को एम यानी बड़का एम से सूचित करते हैं। अब इसमें क्या है, विलय का मोल, किसमें, विलय का मोल निकालना है ना, तो हम लिखेंगे विलय का मोल। विलय का मोल किसमें होता है, आयतन, आयतन का मतलब क्या, लीटर में मापते हैं आयतन को, आयतन को किसमें मापते हैं, लीटर में, और बटा में क्या, मोल का अंश, यानी कितना मोल अंश है, मोल का अंश, यहाँ पे याद रखिएगा मोल का अंश। तो यहाँ पे हो गया मोलारिटी किसे कहते हैं, तो प्रति लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। यानी आप देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल का अंश, अंश क्या है, मोल का अंश एक नंबर होता है, तो नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल n से, बटा आयतन को किसमें सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, आयतन को किसमें सूचित करते हैं, तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चों कि आयतन को लीटर में, प्यारे बच्चों आयतन को लीटर में, यानी इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम है ना, आयतन लिख सकते हैं, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बटा v हो जाएगा, और यही है हमारा मोलरता। अब यहाँ आप देखिए इसका ऐसा यूनिट कैसे निकलेगा, तो मोलरता की इकाई क्या होगी, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर को क्या लिखेंगे, n क्या है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या, मोलरता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मोल का यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नंबर क्या है, तो मोल है एगो, प्रति में क्या हो जाएगा, आयतन को किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, तो मोल प्रति यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे लीटर हो जाएगा, मोल प्रति यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, और यही इसका आयतन होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि मोलरता का यूनिट क्या होगा, आप क्या बताएंगे, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। चलिए नहीं समझ में आया, हम आपको समझा देते हैं। यहाँ आप देखिए मोलारिटी क्या होता है, तो प्रति लीटर विलियन में, बाबू इतना समझाने का यही मकसद है कि अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर दोबारा दिक्कत नहीं होगा। मोलरता यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ पे प्यारे बच्चों सभी बच्चे समझिएगा कि मोलारिटी किसे कहते हैं, तो मोलारिटी को हम लोग m से सूचित करते हैं, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी क्या है, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं मोलरता। तो प्रति लीटर विलियन में यानी कहने का मतलब क्या, विलय का मोल, विलय का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन को किस में मापते हैं बाबू, लीटर में मापते हैं, याद रखिएगा आयतन को लीटर में मापते हैं, बटा क्या, विलय का मोल, यही तो है इसका डेफिनेशन, विलय का, आप बोलिएगा मोल, विलय का मोल, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसी को ना बोलते हैं मोलारिटी। तो प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को प्रति लीटर विलियन में, प्रति लीटर, प्रति का मतलब क्या, बटा होता है, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को, जैसे यहाँ देखिए मोलारिटी क्या होगा, प्रति लीटर, प्रति का मतलब क्या, बटा, प्रति लीटर, लीटर को किस में मापते हैं, भी से मापते हैं, ये आपको याद रखना है, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम आयतन, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए मोल, मोल क्या है, एक नंबर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों इसी को कहते हैं मोलरता, मोलरता, समझ में आया। तो यहाँ पे याद रखना है, इसका ऐसा यूनिट बताना है, तो मोलरता का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे n का मतलब क्या, मोल क्या है, n क्या है, वो संख्या यानी मोल है, प्रति, वॉल्यूम को किस में मापते हैं, तो प्यारे बच्चों आयतन, वॉल्यूम का मतलब क्या, आयतन, आयतन को किस में मापते हैं, तो लीटर में मापते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मोलरता का ऐसा यूनिट मोल प्रति लीटर होता है। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं, मोलरता भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे, एक बार क्लियर कीजिए और लास्ट में बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। चलिए अब देखिए कि मोलरता किसे कहते हैं, या तो वो, यहाँ पे ध्यान रखिए कि या तो वो पूछेगा, या तो ये 100% इस तीन को बताएंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना आपको क्लियर करके ही रहना है, याद कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि मोलरता किसे कहते हैं, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, एग्जाम में 100% है। देखिए मोललता यानी मोलालिटी, यानी मोल वाला लिटी, यानी कहने का मतलब यह है कि मोललता किसे कहते हैं, तो मोलरता में हम क्या करते थे, प्रति लीटर यानी 1 लीटर विलियन में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 केजी ग्राम में, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन समझिएगा कि 1 किलोग्राम विलायक में, याद रखिएगा क्या, 1 किलोग्राम विलायक में, याद रखिएगा सबसे पहले मोलरता का डेफिनेशन कैसे बनेगा,
तो 1 किलोग्राम विलायक में जितना घुले हुए मोलों की संख्या होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों उसी को कहेंगे क्या, तो आप बोलिएगा कि मोल लता। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देखिए कि प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग मोलालिटी कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि मोल लता में यह था कि प्रति लीटर विलियन में समझिएगा, प्रति लीटर उसमें विलियन था, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए जितने भी मोल विलय होंगे उनके अंश को हमने निकाला था। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे मोल लता में क्या होता है, प्रति लीटर विलायक, विलियन नहीं है, प्रति लीटर विलायक में, प्रति केजी विलायक में, याद रखिएगा यहाँ पे मोल लता में क्या होता है, प्रति केजी विलायक में, विलय नहीं है, ध्यान रखना है, प्रति केजी विलायक में घुले हुए जितने भी मोल होंगे, यानी 1 केजी विलायक में 1 केजी जो भी विलायक होगा, विलायक जैसे हमारा हो जाएगा, कुछ भी विलायक हो सकता है, पानी, चीनी, पानी हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए जितने भी मोलों की संख्या होगी उसे ही हम लोग मोल लता कहेंगे। चलिए यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आप देखिए, अब यहाँ आप देखिए मोलालिटी किसे कहते हैं, तो इसको भी प्यारे बच्चों मोल लता बराबर कैसे निकलेगा, याद रखिएगा, मोल लता पढ़ रहे हैं ना, तो मोल लता इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ देखिए प्रति केजी विलायक में, विलायक का द्रव्यमान, केजी को किस में मापते हैं, तो द्रव्यमान में मापते हैं केजी को, तो यहाँ पे लिखना है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, यहाँ पे याद रखना है किस में, तो विलायक का द्रव्यमान को मापा जाता है केजी में, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। तो यहाँ आप देखिए क्या है, मोल लता किसे कहते हैं, तो प्रति केजी विलायक में, विलियन नहीं, प्रति केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या, कौन बाबू, प्रति केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चे हम लोग इसको कहते हैं मोल लता। चलिए क्लियर हो गया कि नहीं, प्रति केजी विलायक में, विलायक को द्रव्यमान मापते हैं, किलोग्राम को द्रव्यमान में मापते हैं ना, याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा, लीटर को आयतन में मापते हैं, किलोग्राम को द्रव्यमान में मापते हैं। तो हमने मोल लता ये पढ़ा कि प्रति लीटर विलियन में, विलियन क्या, जब 2 या 2 से अधिक अवयव हो, जिसमें क्या हो, विलायक भी हो, विलय हो, उसे तब विलियन बनता है। तो मोल लता यह था कि प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो मोल लता पढ़ रहे थे। लेकिन मोल लता की बात किया जाए तो प्रति केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चे इसे ही हम लोग मोलालिटी यानी मोल लता कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए डेफिनेशन तो हम आपको बता दिए, मोल लता यानी मोलालिटी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, विलय का मोल किसमें, तो संख्या है, तो संख्या की हम लोग क्या करेंगे, तो विलय का मोल एगो क्या है, यानी हम लोग इसको m भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलय का मोल क्या है, मोल एक नंबर है जिसको हम लोग n दे सकते हैं, यहाँ पे n, और बटा में क्या, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या, वेट, तो इसको w लिख सकते हैं। तो यही हमारा होता है प्यारे बच्चों क्या, यही हमारा मोलालिटी होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसका पूछेगा कि मोल लता का एसआई यूनिट, अब आप ही निकाल दीजिए कि मोल लता का एसआई मात्रा क्या होता है, फटाफट कमेंट भर दीजिए और आपको लास्ट में बताना है कि हाँ ये आस्क बोर्ड का चैनल आपके लिए कितना हेल्पफुल है, ये कमेंट करना है कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं, इतना समझाने के बाद। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मोल लता किसे कहते हैं, मोलालिटी किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि प्रति केजी विलायक, जो कि चीनी पानी यानी पानी हो गया, दूध देगा, जो विलायक जो अपने अंदर किसी को विलुप्त कर दे, है ना, तो यहाँ पे देखिए प्रति केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल लता कहते हैं। अब यहाँ देखिए मोल लता का यूनिट निकालता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, n का मतलब क्या होता है, तो विलय का मोल किस में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि विलय का मोल संख्या में, अरे विलय का क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे मोल प्रति, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान को किस में मापते हैं, वेट को किस में मापते हैं, आप बोलेंगे कि किलोग्राम में, तो मोल प्रति किलो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, याद रखिएगा, यही इसका ऐसा यूनिट होता है।
मोल प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन आपसे पूछेगा कि मोल लता का यूनिट क्या होता है, तो मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो इतना आपको याद रखना है कि मोल लता का एसआई यूनिट, यानी इसका पूछ दे कि एसआई यूनिट क्या होता है, तो मोल प्रति क्या होता है, प्रति का मतलब बटा किलोग्राम होता है, मोल प्रति केजी इसका यूनिट होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं कि मोल लता क्या होता है। मोल रता आपको समझ में आ गया, दोनों समझा दिए। एक बार यस बोलिए सर, जल्दी सभी बच्चे बोले कि यस सर आ गया समझ में। इतना आपके लिए मेहनत हो रहा है तो बताइए कि यस सर समझ में आ गया। अब देखिए मोल प्रभाज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब कि विलय कितना है किसी विलयन में, विलय का मोल कितना है, विलायक का मोल कितना है। विलय का मतलब क्या, विलय का मतलब हो गया चीनी कितना है उसमें, और यहाँ पे क्या विलायक का मतलब क्या हो गया, विलायक का मतलब ये हो गया कि उसमें पानी कितना है, इसी का अंश निकालना है। इसी को हम लोग बोलेंगे मोल प्रभाज यानी मोल अंश। इसको मोल अंश भी बोलते हैं यानी मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं कि विलयन में क्या कितना पानी है और कितना चीनी है, यानी कितना विलायक है और कितना विलय है, इसी का मोलों का अंश निकालना है हमको, उसी को बोलेंगे मोल प्रभाज। देखिए अभी आपको क्लियर होने वाला है 100%। चलिए मोल अंश किसे कहते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को ही हम लोग मोल अंश बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल अंश भी बोलते हैं। याद रखिएगा मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में। तो देखिए इसका डेफिनेशन देखिए कि विलयन में विलय या विलायक की मोलों की संख्या, विलयन में विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल कितने हैं उसी के संख्या के अनुपात को हम लोग विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। चलिए नहीं समझ में आया होगा मेरे बाबू लोग को, हम समझाएंगे ना, हम है ना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो विलयन में विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कितना मोल है उसके संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो मोल प्रभाज कहते हैं। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम आपको मोल फ्रैक्शन समझाते हैं कि मोल फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। यहाँ पे समझिएगा, तो विलयन में उपस्थित विलय का मोल तथा विलायक का मोल तथा कुल मोलों के अनुपात को ना हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि देखिए जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, मान लीजिए कि दो दोस्त थे, खूब बढ़िया सा यारी है, एकदम पूरा दो दोस्त है, क्रिकेट लवर है, खूब बढ़िया से क्रिकेट खेलते हैं, खूब बढ़िया से यहाँ पे खूब यारी दोस्ती है। उन लोगों ने फैसला लिया कि चलिए एक बैट खरीद लेते हैं। क्या बैट खरीद लेते हैं जिसका कीमत है 1000। दो दोस्त हैं, पहला है ए जिसका नाम हम लोग विलय रख देते हैं, और यहाँ पे क्या रख देते हैं, विलायक रख देते हैं जिसका नाम है बी। दो दोस्त हैं, समझिएगा दो दोस्त हैं जो बहुत अच्छा यारी है। उन लोगों ने सोचा कि मिला के एगो 100 रुपया नहीं, यहाँ पे 1000 का एगो बैट खरीद लेते हैं, जिसमें एक जो है वो बहुत अमीर है और कोई गरीब है। दूसरा दोस्त एक दोस्त जो है बहुत अमीर है, दूसरा दोस्त बहुत गरीब है। तो एक अमीर दोस्त बोलता है, यानी इन दोनों को मिलाना होगा तो प्यारे बच्चों 500 मिलाएंगे तब ना बराबरी पे होगा। लेकिन तो एगो अमीर है एगो गरीब है, तो एगो दोस्त बोलता है कि छोड़ दे, हम तुम्हारे लिए 600 रुपया मिलाएंगे, लेकिन तुम क्या करो, तुम 400 मिलाओ, लेकिन भागीदारी हमारी सेम ही रहेगी। तुम गरीब हो तो तुम 400 मिलाओ, हम अमीर हैं हम 600 मिला देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि टोटल कितना का है, 1000 का है। तो ए ने कितना रुपए मिलाया, तो प्यारे बच्चों ए ने मिलाया 600 रुपये। कितना में, तो यहाँ पे याद रखना है कि 600 और प्लस 400 में, क्योंकि ये दोनों ने मिलाया है। यही क्या निकलेगा, ए क्या है, विलय मान लिए, तो विलय का मूल अंश। अब देखिए यहाँ पे कितना जबरदस्ती है, क्या है, मान लीजिए ए का नाम है विलय, तो प्यारे बच्चों ये विलय का मूल अंश निकल गया। अब देखिए विलायक का मूल अंश कैसे निकालिएगा, तो विलायक ने कितना रुपया, बी का नाम है विलायक, और विलायक ने रुपया मिलाया है 400, और दोनों मिला के ना दिया है, ऐसा नहीं है ना कि एक ही दिया है, दोनों ने कितना रुपया मिलाया, तो पहला ने मिलाया 600 रुपया और प्लस दूसरा ने मिलाया 400 रुपया, तो ये निकल जाएगा हमारा विलायक का मूल अंश। अब बताइए, अब इससे स्पष्ट कोई यूट्यूब पे समझा देगा तो समझ लेंगे कि हाँ। अब बताइए आपको मोल अंश समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना क्लियर। यहाँ पे आपको यही बता रहे थे प्यारे बच्चों कि मोल अंश क्या होता है।
तो प्यारे बच्चों मोल अंश का हम आपको डेफिनेशन क्या बताए थे, यहाँ पे याद रखिए कि विलयन में विलय या विलायक के मोलों का अंश यानी ए और बी का मोल अंश यानी ए और बी ने कितना रुपए मिलाया तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल यानी बेट का कुल दाम कितना है, उसी के अनुपात को विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। समझ में आ गया? आ गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे अब हमको निकालना है विलय का मोल अंश। तो विलय यानी कहने का मतलब हम क्या बताए थे, ए क्या है, विलय है। ए हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों विलय, लिखिएगा विलय है। ए क्या है, विलय है। और बी क्या है, यहाँ पे विलायक है। क्या है, विलायक। याद रखिएगा बी क्या है, विलायक। अब यहाँ आप देखिए ए ने कितना रुपए मिलाया था बाबू, 600 रुपया, और बी ने कितना मिलाया था, 400 रुपये। हमको क्या करना है, सबसे पहले मोल प्रभाज निकालना है। किसका, विलय का। विलय का मोल प्रभाज निकालना है। तो विलय का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, तो विलय का मोल प्रभाज को हम क्या करेंगे, ए यानी उसने कितना मिलाया, 600, यानी कितना मोल मिलाया था इन्होंने, विलय ने कितना मोल मिलाया था, n रुपया। कितना में, तो ये प्यार बच्चों याद रखना है कि छोटको एन इसमें मिलाया था, ये बड़को एन। इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी की जगह पे, और अच्छा रहेगा कि यहाँ पे हम छोटा एन और बड़ा एन यहाँ पे लिख दे। दो दोस्त है, छोटा एन एक बड़ा एन। छोटा एन अमीर है, बड़ा एन गरीब है। छोटा एन ने मिलाया था कितना में, तो यहाँ आप देख लीजिए ये दोनों ना मिलाए थे, तो इसी को बोलेंगे विलय का अंश, यानी ये विलय का अंश निकल गया। अब विलायक का अंश निकालना है, यानी बी यानी जो बड़का एन है उसने कितना रुपए मिलाया था, 400 रुपए, यानी बड़का एन ने मिलाया था, बाकी टोटल दोनों ने मिलाया था। तो एन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एन, ये किसका निकल जाएगा, तो ये विलायक का मोल प्रभाज निकल जाएगा। समझे? इसी प्रकार यहाँ पे विलायक और विलय का मोल अंश निकाला जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? कैसे, तो देखिए एक दोस्त है एन, दूसरा दोस्त है बड़का एन, जिसको हम लोग विलय कहते हैं और विलायक को कैपिटल एन से सूचित करते हैं, है ना। ठीक है, अब यहाँ आप देख लीजिए कि विलय जो था प्यारे बच्चों अमीर था तो 600 मिलाया, विलायक गरीब था तो 400 मिलाया। तो हम लोग कैसे निकाले थे इसका विलय का, तो विलय ने मिलाया 600 और कितना में, तो ये दोनों मिलाया तब ना, 600 प्लस 400 दिया था तब ना 1000 हुआ था, तो 600 प्लस 400। इसी प्रकार हम 600 की जगह पे क्या लिख देंगे, n प्लस यहाँ पे 600 कितना मिलाया था, छोटका n, प्लस यहाँ पे 400 कितना मिलाया था, बड़का n, और ये हमारा विलय का मूल अंश निकल गया प्यारे बच्चों। अब विलायक का मूल अंश कैसे निकालेंगे, यानी बड़का, तो बड़का n ने मिलाया था 400 रुपये, यानी बड़का n ने मिलाया था 400 रुपये, और पैसा किसने दिया था, तो ये छोटका n भी दिया था, बड़का n भी दिया था, तभी तो 1000 हुआ था। तो यानी छोटका n प्लस बड़का n, ये हमारा निकल गया विलायक का मूल अंश। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इससे बेहतरीन आपको कोई पढ़ा दे तब आप बताइएगा। बोलिए क्लियर हो गया? हो गया होगा प्यारे बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि क्लियर नहीं होगा। चले बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए विलयता क्या होता है, सोलुबिलिटी। किसी भी विलयन में, किसी भी मान लीजिए कि विलायक है, उसमें कितना घोल सकता है। मान लीजिए कि सोलुबिलिटी है, जितना पीछे पढ़ा है, क्लियर हुआ कि नहीं एक बार बताइए। चलिए क्लियर है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों की सोलुबिलिटी विलायक किसे कहते हैं, सोलुबिलिटी यानी विलयता किसे कहते हैं, सॉरी विलयता किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक कप आपके पास क्या है, एक कप पानी है, उसमें आप क्या कीजिएगा, एक बोरा चीनी उछलिएगा तो घुलेगा नहीं, घुलेगा। आप बोलिएगा कि ना, एक कप पानी, एक जग पानी, मान लीजिए एक जग पानी है, उसमें एक बाल्टी, एक बोरा चीनी उछल दीजिएगा तो घुलेगा नहीं। यानी किसी भी विलायक में कितना विलय घुल सकता है, किसी भी विलायक में कितना, जितना घुल सकता है, उसी को हम लोग सोलुबिलिटी कहते हैं। विलयता यानी कितना उसमें विलय होना चाहिए। जैसे देखिए कि एक विलायक निश्चित मात्रा में घुली हुई अवयव की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। यानी एक मान लीजिए कि ये क्या है, जग है 1 लीटर का, यानी 1 लीटर इसमें अटता है। आप इसमें 50 किलो ला के, अब बोलिएगा कि इसमें विलय, जैसे विलय हो गया चीनी, 50 किलो चीनी बोलिएगा कि ला के इसमें घुलेगा नहीं, औकाते भर ना घुलेगा, क्षमते भर ना घुलेगा, उसी को हम लोग सोलुबिलिटी कहते हैं। याद रखिएगा विलयता। अब देखिए विलयता 2 प्रकार के होते हैं, अब यहाँ पे आपको समझना है। पहला है संतृप्त विलयन और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। विलयता कितने प्रकार के, आपसे पूछेगा सोलुबिलिटी कितने प्रकार के, आप बोलेंगे सोलुबिलिटी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्यारे बच्चों, सोलुबिलिटी 2 प्रकार के, एक होता है संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि संतृप्त विलयन आखिर होता क्या है। संतृप्त विलयन क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे बोला जाता है कि आपका दोस्त आया आपके घर पे, याद रखिएगा, मान लीजिए कि आपका दोस्त आया घर पे,
अब आपके घर आया, 4 रोटी खा लिया उसने, अब उसके पेट में जगह ही नहीं है। तो कितना भी आप बोलेंगे कि बाबू और खा लो, तो आपकी मम्मी बोलेगी बेटा और खा लो और खा लो और खा लो, बोलेगा नहीं आंटी जी हमारे पेट में इतना ही जगह है, बस इतना ही खा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कितना भी रुपया दीजिएगा हम नहीं खाएंगे, कुछ भी कर लीजिएगा इससे ज़्यादा हम नहीं खाएंगे। उसी को बोलेंगे संतृप्त विलयन। यानी विलय में क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा कि दिए गए ताप एवं दाब पे जब किसी विलयन में और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है, जैसे शरबत में, जैसे मान लीजिए कि एक कप प्याला में यहाँ पे शरबत है, अब इसमें और कितना चीनी घोल सकते हैं, कोई लिमिट तो होगा कितना घोल सकते हैं, उससे ज़्यादा वो अधिक नहीं घुलेगा, उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों संतृप्त विलयन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली ना जाए, विलय यानी चीनी नमक कुछ भी ले सकते हैं, उसकी और अधिक मात्रा हम घोल ही नहीं सकते हैं, है ना। जैसे प्यारे बच्चों हम कैसे उदाहरण के लिए बताएं कि आपके पेट में जगह है 4 रोटी का, आपने 4 खा लिया, तो कोई कितना भी कुछ बोलेगा, कितना भी रुपया देगा, आप बोलेंगे कि नहीं अब हमारे पेट में जगह ही नहीं है तो हम खाएंगे कैसे, है ना। उसी को बोलते हैं संतृप्त विलयन। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि विलयन दिए गए ताप एवं दाब पर जब किसी विलयन में और अत्यधिक विलय ना घोली जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों उसी को बोलते हैं संतृप्त विलयन। अब आता है असंतृप्त विलयन। तो दिए गए ताप एवं दाब पर विलयन की और अधिक मात्रा घोली जा सके, दिए गए ताप एवं दाब पे विलय की और अत्यधिक मात्रा घोली जा सके। जैसे प्यारे बच्चों आपका दोस्त वही है जो क्या हुआ था, आया था आपके घर, वही दोस्त है, मान लीजिए दूसरा दोस्त, 2 दोस्त आया आपके घर, एक 4 रोटी खा के खुश है, अब उसको और नहीं चाहिए, 4 रोटी खा लिया है, अब उसको और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, लेकिन एक और दोस्त आया आपके घर, मान लीजिए 2 दोस्त आए, तो वो प्यारे बच्चों क्या किया, 4 गो रोटी खा लिया, आपकी मम्मी 4 गो रोटी गर्मा गर्म चाहे पराठा दी, 4 गो रोटी खा लिया, फिर बोली आपकी मम्मी जी की बेटा 2 रोटी और खा लो, 2 रोटी और खा लो, तो बोलेगा कि चलिए आंटी जी अब आप इतना जिद कर रही हैं तो 2 गो रोटी हम और खा लेंगे, वो भी 2 रोटी खा लिया। प्यारे बच्चों कितना हो गया, खाना था 4 गो, 2 गो और खा लिए 6 गो, यानी 2 गो और पहन लिया अंदर, 6 गो रोटी हो गया। फिर अब जा रहा है बाहर अपने दोस्त के साथ, तो रास्ते में मान लीजिए कि जलेबी का दुकान दिखा, तो आप आए हैं तो बोलेंगे, आपका दोस्त आया है आपके घर पे तो आप बोलेंगे चलो जलेबी खा लो, तो बोलेगा ना खाएं, जलेबी नहीं मन कर रहा है, अभी तो 6 गो रोटी खाए हैं। फिर बोलेंगे ना पैसा वैसा का टेंशन नहीं है, पैसा हम देंगे ना, पैसा हम देंगे, तुम खाली खा लो, तो बोलेगा हाँ चलो खा लेते हैं, जब इतना जिद कर रहे हो तो खा लेंगे। अब 6 गो रोटी के खैले के बाद से मान लीजिए कि 250 ग्राम जलेबी खा गया, है ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या, ये और खाता चला जा रहा है, यानी इसका लिमिट नहीं है कितना खाएगा, उसी को असंतृप्त विलयन कहेंगे। फिर दिखा आगे समोसा का दुकान, फिर आप बोलेगी चलो समोसा 2 गो खा लिया जाए, समोसा 2 गो हो जाए, तो फिर वो बोलेगा कि ना अभी ना जिलेबी खाए, ये सब खाएं, अब कितना खाया जाएगा। फिर आप बोलेगी बात पैसा वैसा का टेंशन नहीं है, पैसा हम देंगे, तो बोलेगा चलो जब इतना जिदे कर रहे हो तो चलो 2 गो समोसा खा लिए। तो ये क्या किया, 2 गो समोसा खा लिया, फिर यानी ये क्या कर रहा है, खाता चला जा रहा है। अब तो प्यारे बच्चों सब चीज़ खा लिया, अब फिर बर्गर के दुकान पे गए, बर्गरों चाप गया, रोलो खा गया, सब चीज़ खा गया। अब तो भैया हुआ बाजार में हंगामा कि कैसा व्यक्ति आया सब जो सब खाते चला जा रहा है ना। तो प्यारे बच्चों उसी को बोलते हैं क्या, असंतृप्त विलयन। यानी दिए गए ताप एवं दाब पे क्या हो, विलय की और अत्यधिक मात्रा घोली जा सके, उसे ही हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर। संतृप्त में क्या होता है कि 4 रोटी का जगह है, जितना घुलने लायक रहेगा घुल के बंद हो जाएगा, लेकिन असंतृप्त में घुलते जाएगा, अत्यधिक मात्रा उसकी घोली जा सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, इतना क्लियर कर दीजिए फटाफट। अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आता है एक कि किसी ठोस में द्रव की विलयता क्या होगी। मान लीजिए कि कोई ठोस है, उसमें द्रव की विलयता, यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी ठोस की किसी द्रव में विलयता। मान लीजिए कोई ठोस क्या हुआ, चीनी क्या है, किसी ठोस की द्रव में विलयता। यानी प्यारे बच्चों ये क्या है, द्रव है, ये क्या है हमारा पानी है, इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, पानी बोलेंगे, है ना, समझिएगा, इसको बोलेंगे पानी। अब यहाँ देखिए ठोस क्या हुआ हमारा, चीनी क्या होता है, ठोस होता है। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि किसी ठोस की किसी द्रव में विलयता, यानी ये ठोस को हमको द्रव में घुलाना है,
यही नियम दिए थे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, अभी अभी ध्यान से समझिए कि किसी ठोस को किसी द्रव में घुलाना है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि ताप का प्रभाव इसमें क्या पड़ेगा, तो ताप बढ़ाने पे विलेयता घटेगी। जैसे हम इस पानी में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आग लगाएंगे, टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, याद रखिएगा। जब हम यहाँ देख लीजिए कि जब इस पानी में ताप देंगे तो पानी, गर्म पानी में चीनी प्यारे बच्चों क्या होगा, बहुत जल्दी घुलेगा कि नहीं बाबू। ठोस क्या है, चीनी क्या होता है, ठोस होता है। तो गर्म पानी में चीनी डालिएगा तो चीनियाँ जल्दी घुलेगा कि नहीं, गर्म पानी में चीनी डालिएगा तो जल्दी घुलेगा कि नहीं। जैसे जलेबी का पाक बनाया जाता है तो पानी में चीनी डाला जाता है तो कितना जल्दी घुल जाता है, घुल जाता है ना। उसी प्रकार यहाँ पे बोला जा रहा है कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर किसी ठोस को द्रव में घोला जाए, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर किसी ठोस को यानी चीनी को पानी में घोला जाए। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप देंगे तो चीनी हमारी जल्दी घुलेगी कि नहीं, ये बता दीजिए। घुलेगी ना, तो ताप का प्रभाव इसमें क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी निश्चित है, यानी घुलने की शक्ति बढ़ेगी। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर देंगे, ताव देंगे, चीनी हमारी जल्दी घुलेगी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि दाब का प्रभाव इसमें क्या होगा बाबू। दाब का प्रभाव क्या होगा, जब किसी ठोस को किसी द्रव में घोलेंगे तो उस पर दाब का प्रभाव क्या होगा। तो प्यारे बच्चों पानी में ले जाके और चीनी को इसे दाबिएगा तो घुलेगा जल्दी, नहीं घुलेगा। आप बोलेगा नहीं घुलेगा, क्योंकि ठोस हमारा असंपीड्य होता है। पत्थर को दाबिए तो पचकेगा, ईंटा को दाबिएगा पचकेगा, नहीं पचकेगा। ठोस हमारा असंपीड्य होता है। अब पानी में ले जाके प्यारे बच्चों चीनी डाल के उसको दबा दीजिएगा तो जल्दी घुलेगा, नहीं घुलेगा। यानी कहने का मतलब दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब उसको घुलना रहेगा तबे घुलेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर दीजिएगा तो वो घुलने लगेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं, कि अगर किसी, यहाँ पे बोला जाए कि ठोस को, यानी यहाँ पे देखिए किसी ठोस को द्रव में घुलाना हो तो ताप का प्रभाव पड़ सकता है लेकिन दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी कोई यही नियम दिए थे हेनरी ने। अभी समझ में, हेनरी नियम कहते हैं ना। यूट्यूब पे कोई नहीं ऐसा होगा जो हमारी तरह हेनरी नियम को एक्सप्लेन कर पाएगा। लिख के ले लीजिएगा पहली बात, कि जैसे हम आपको हेनरी नियम बता देंगे ना, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। यहां देखिए किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता क्या है, किसी गैस को क्या करना है, द्रव में, यानी ये क्या है, द्रव है। अब ये जब द्रव है प्यारे बच्चों, क्या है द्रव, क्या है पानी, क्या होता है द्रव है। तो इसमें किसको घोलना है, तो किसी गैस को घोलना है, यानी O2 मान लीजिए, किसी गैस को घोलना है, यानी गैस हो गया ऑक्सीजन। अब इसको घोलना है तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है ताप का प्रभाव, इसमें क्या होगा। अगर किसी पानी में, अगर यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तो गैस घुलेगा कि नहीं ये बताइए। आप बोलेंगे ना। जैसे ही टेम्परेचर दीजिएगा इसका वाष्प और इसका वाष्प फटाफट निकल के भागने लगेगा। क्या होगा, वाष्प क्या होता है, जल्दी से भागता है ना, पानी में से, द्रव में से वाष्प जल्दी से निकल के भागता है। थोड़ा सा भी लीकेज रहेगा फटाफट निकल के भागने लगेगा, और नहीं लीकेज दीजिएगा तो आखिर में चल के वो ब्लास्ट कर जाता है, जैसे कुकर देख लीजिए। यानी कहने का मतलब किसी द्रव में अगर किसी गैस को हम घोलेंगे तो इस पे ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, ताप बढ़ाने पे विलेयता घटेगी। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर दीजिएगा घुलेगा नहीं, वो घटेगा, उड़ उड़ के भागेगा, यहाँ से निकल के फटाफट से वाष्प यहाँ पे भागने लगेगा। तो ताप का प्रभाव में क्या होगा, ताप बढ़ाने पे विलेयता घट जाएगी। जबकि दाब का प्रभाव क्या होगा, तो दाब, किसी भी गैस को दबाइएगा ना तो उसकी विलेयता बढ़ जाती है। जैसे सिलेंडर देखते हैं, सिलेंडर क्या है, गैस है ना, सिलेंडर में गैस भरा रहता है लेकिन आप छलकाइएगा तो द्रव की अवस्था में होता है। क्यों, उसको दाब दे दे के बहुत सारा गैस को सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है। तो इस पे क्या होगा, दाब का प्रभाव, इस पे दाब बढ़ाने पे विलेयता बढ़ेगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं प्यारे बच्चों, एक बार हम कमेंट चाहते हैं। अब इसी के बारे में, किसी गैस में द्रव की विलेयता के बारे में एक संबंध दिए थे, किसने, तो हेनरी ने। अब यहाँ पे समझिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। सॉरी कट गया, 1 मिनट रुक सकते हैं प्यारे बच्चों, लाइट गया है लेकिन कोई बात नहीं है, वेट कर लीजिए, बस खुल रहा है। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यही होता है, पढ़ाई इतना तगड़ा हो तो लाइट भी हार मान लेता है, लेकिन आपको हार नहीं मानना है।
यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी ठोस में द्रव की विलयता, किसी द्रव में ठोस की विलयता, ये सब आप समझ गए होंगे। किसी द्रव में गैस की विलयता और किसी द्रव में ठोस की विलयता क्या होती है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्यारे बच्चों हम समझ लेते हैं हेनरी का नियम। हेनरी चाचा जो नियम दिए थे वो आखिर नियम क्या है, अगर आप समझ लेते हैं प्यारे बच्चों तो आपको जिंदगी में कभी बुढ़ा हो जाएंगे ना तभी आप बोलेंगे कि हाँ आकाश बोर्ड वाले सर थे जो हेनरी का नियम पढ़ा के गए थे वो आज हमको अभी तक याद है। यहाँ पे देख लीजिए हेनरी का नियम कहाँ गया जी। देखिए हेनरी का नियम क्या कहता है, निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलयता उसके दाब के समानुपाती होती है, यही होता है हेनरी का नियम। चलिए हम आपको नियम बता दिए। देखिए यहाँ पे क्या है, हेनरी का नियम क्या कहता है, निश्चित ताप एवं दाब पे, यहाँ पे याद रखिएगा, निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलयता, यहाँ पे आपको सभी को याद रखना है कि निश्चित ताप एवं दाब पे, मान लीजिए ये क्या है, ये एक द्रव है, यहाँ पे बना लीजिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, इसमें द्रव है। सबसे बढ़िया प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये आप समझ जाएंगे तो समझ लीजिए कि उलाला करने लगेंगे, ठीक है, जिंदगी में उड़ने लगेंगे। ऐसे पढ़ाई कीजिए, सक्सेस हो जाइएगा, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यह क्या है, ये प्यारे बच्चों क्या है, आपको बताना है कि ये क्या है, एक द्रव है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये द्रव है, यानी यहाँ पे पानी भी हो सकता है और ये दूध भी हो सकता है। ये क्या है, एक निश्चित यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या है, एक निश्चित यहाँ पे ताप दिया गया है। ताप क्या है, तो निश्चित है, याद रखिएगा निश्चित है। ताप क्या है प्यारे बच्चों, निश्चित है। तो यहाँ पे देखिए निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में, ये किसी द्रव है, ये तो द्रव है, किसी द्रव में किसी गैस की विलयता, ये क्या है, मान लेते हैं कि ये गैस है, हमारा गैस क्या है, ये O2 गैस है, ये क्या होता है, इसके दाब के समानुपाती होता है। तो समझिएगा, देखिए हमारा हेनरी का नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप, निश्चित क्या है, टेम्परेचर, ताप एकदम निश्चित है, निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलयता उसके दाब जो होता है ओस्मोटिक मतलब जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसके समानुपाती होता है। तो ये आप लोग समझिएगा, हेनरी का नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलयता उसके दाब के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे आप लोग बढ़िया से समझिएगा। देखिए हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप या निश्चित ताप, स्थिर भी लिख सकते हैं, स्थिर निश्चित दोनों एक ही है, निश्चित ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलयता उसके दाब के समानुपाती होती है। यानी निश्चित ताप पे किसी द्रव में किसी गैस की विलयता प्यारे बच्चों क्या होती है, उसके समानुपाती होती है। यानी प्यारे बच्चों P समानुपाती क्या होगा, प्रेशर, यानी P का मतलब क्या होता है, गैस का मान लीजिए दाब है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैस का मोल प्रभाव जो उसके समानुपाती होती है ना। यहाँ पे देखिए कि निश्चित ताप पे किसी द्रव में किसी गैस में किसी द्रव की विलयता उस दाब के समानुपाती होती है। दाब समानुपाती होता है क्या, गैस के मोल प्रभाव के। अब यहाँ पे हम आपको बताए थे कि P समानुपाती हटता है इक्वल टू लगता है, यहाँ पे नियतांक कौन लगेगा, तो हेनरी का नियम है तो KH नियतांक लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे X और यही हमारा हो जाएगा क्या, तो यही हमारा हेनरी का नियम हो जाएगा। समझे, तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि निश्चित ताप एवं दाब पे किसी गैस, यहाँ निश्चित ताप एवं दाब पे द्रव में किसी गैस की विलयता उसके दाब के समानुपाती होती है। यहाँ पे समझिए निश्चित ताप एवं दाब पे, यहाँ पे सभी बच्चे समझेंगे कि निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में, यहाँ देखिए निश्चित P क्या है, दाब है, दाब एवं ताप पे किसी द्रव में किसी प्यारे बच्चों गैस की विलयता यहाँ पे X इसके दाब के समानुपाती होती है। तो ये समानुपाती हो गया। अब हम क्या करेंगे, P समानुपाती हटता है इक्वल टू लगता है, एक नियतांक लगा देता है जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नियतांक KH, यानी क्या हो जाएगा, एक हेनरी नियतांक लगा देंगे और X यहाँ पे लिख देंगे और यही हमारा हो जाएगा हेनरी लॉ। यहाँ पे हेनरी का नियम समझ में आया कि नहीं, फिगर भी समझाए थे कुछ देर पहले, आ गया ना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हेनरी का नियम तो आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे यहाँ पे P हम क्या बताएं, P का मतलब प्रेशर यानी गैस का दाब होगा, समानुपाती होता है, ये एक हेनरी नियतांक लगाते हैं, यानी P समानुपाती यहाँ पे X है तो समानुपाती हटता है, एक नियतांक लगता है जहाँ पे कौन नियतांक लगाएंगे, KH और यहाँ पे X लगा देंगे, ये क्या है, X है, तो यही तो हमारा है। यानी KH क्या एक हेनरी नियतांक है और X क्या है, गैस का मोल प्रभाव है। तो यहाँ पे क्लियर, X की जगह पे N भी लिख सकते हैं,
एन भी स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी हो जाएगा P = KHN, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि हेनरी के नियम, मतलब हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या है। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है कि ये क्या होता है, यहाँ पे याद रखना है कि ये वीक सॉल्यूशन के लिए लागू होता है, यानी ये कमजोर विलयन के लिए क्या होता है, यानी तनु विलयन यानी वीक सॉल्यूशन के लिए लागू होता है। पहला यहाँ पे लिखना है यदि गैस द्रव में अत्यधिक विलय हो तो इस नियम का पूर्ण पालन नहीं होगा। अगर याद रखना है कि कोई गैस द्रव में पूरी तरह से घुल जाता है तो इस नियम का पालन नहीं होगा। ये सीमाएं हैं, ये लिखना है। दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए, जो प्रेशर है कम लगना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, इसकी सीमा है। और यहाँ पे लिखना है कि गैस और विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक बनाना नहीं चाहिए, जैसे गैस हो और विलायक हो, इसकी क्रिया में कोई यौगिक का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी सीमाएं हैं। तो यहाँ पे आपको हेनरी नियम भी समझ में आ गया होगा, सीमाएं भी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पे क्या कीजिए कि फटाफट से पहले लाइक कीजिए, तब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट यहाँ पे एक बार लाइक कीजिए तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, और कॉमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए कि क्या क्लास कैसा लगा फटाफट से। कि ऐसा कोई आपको फ्री में पढ़ाएगा, ऐसा कोई फ्री में नहीं पढ़ाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बढ़िया जगह पे आए हैं, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो रावल का नियम समझा दिए, सब चीज़ समझा दिए। पीडीएफ नोट्स प्यारे बच्चों 499 में कुछ नहीं है। टॉपर बैच फटाफट 499 में पीडीएफ नोट्स वाला ले सकते हैं। 100% लर्निंग की गारंटी है, ये भरोसा रखिएगा आप हम पे तब। तो फटाफट से लेने के लिए अगर इसको लेना है तो क्या कीजिए, ये नंबर नोट कीजिए 6299 24 89 35। आप इस पे फटाफट मैसेज करके जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल सुबह में 5 AM में बायो का क्लास होगा, तो यहाँ पे आपको क्लास भी ज्वाइन करना है, रेगुलर क्लास होने वाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और हाँ बाबू कमेंट नहीं करते हैं, करके आपको बताना है आज की कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।